हेलो गाइस, गुड इवनिंग। हाउ यू? कैसे हैं आप लोग? चलिए जरा आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन जानना चाहूंगा कि आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं केवल एलएलबी पॉइंट ऑफ व्यू से? जल्दी से बताइए। हेलो, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। टुडे आई विल डिस्कस द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। इसको हिंदी में नाम कहा जाता है इसका विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम 1963। इसके कंटेंट्स पर एक बार नजर डालिए। देयर इज 3 पार्ट्स। इसमें केवल 3 पार्ट्स किए गए हैं और 8 चैप्टर्स में दिए गए हैं। चैप्टर कितने इसमें? 8। आप लोगों को थोड़ा सा रिप्लाई भी करना है। माइक को ऐसा रखें जिससे आप रिप्लाई करना है प्लीज। इसमें चैप्टर 8 और जो सेक्शन है टोटल, इसमें सेक्शन की बात की गई है। सेक्शन यहाँ पर 44। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं कि किसमें क्या क्या दिया हुआ। जो फर्स्ट पार्ट है वो अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले सेक्शन 1 से लेकर के 4 तक ये डिफाइन किया गया है, और जिसमें हम यहाँ पर पढ़ेंगे शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड पनिशमेंट, यानी संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की बात की गई है। नेक्स्ट सेक्शन 2 में हम बात करेंगे डेफिनेशन की। डेफिनेशन कौन कौन सी है यहाँ पर, और सेक्शन 3 में हम पढ़ेंगे सेविंग्स यानी कि व्यावृत्तियों के संबंध में, और सेक्शन 4 में हम लोग पढ़ेंगे विनिर्दिष्ट संतोष केवल व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए दिया जाना और दंडित विधियों को परिवर्तित कराने के लिए नहीं। स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर इन्फोर्सिंग पेनल लॉज। तो यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आप देखिए जैसे कि सेक्शन 4 यहाँ पर बता रहे हैं कि हम केवल यहाँ पर व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए बात कर रहे हैं। मीन्स इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर इन्फोर्सिंग पेनल लॉज। केवल हम यहाँ पे सिविल राइट्स की बात कर रहे हैं। चलिए जरा एक मिनट ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 2 पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो ध्यान दीजिएगा। ये पार्ट जो 2 आप पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ से रिलेटेड है। इसमें चैप्टर 1 को अगर हम देखें, रिकवरिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि चैप्टर जो फर्स्ट दिया गया है वो सेक्शन 5 से लेकर के 8 तक डिफाइन किया गया। तो 5 से लेकर के 8 तक अगर हम यहाँ पे एक बार देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जरा नजर डालिएगा, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रत्युत्तरण। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी रिकवरी कैसे हो, उसके संबंध में सेक्शन 5 में प्रोविजंस किए गए हैं। सेक्शन 6 में हम यहाँ पढ़ेंगे सूट बाय पर्सन डिस्पोज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा बात। 7 में हम यहाँ पर देखेंगे रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति का प्रत्युत्तरण। सेक्शन 8 है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। सेक्शन 8 में यहाँ पर बात की गई लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर टू पर्सन इंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजीशन। कब्जा धारण करने वाले व्यक्ति का जो स्वामी के नाते नहीं है, अव्यवहित कब्जे के हकदार व्यक्तियों को प्रदत्त करने का दायित्व। ये हम लोग यहाँ पर चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन 5 से लेकर के 8 तक यहाँ पर डिफाइन किया गया। चैप्टर 2 को एक बार नजर डालिए, ये 9 से लेकर के 25 तक डिफाइन किया गया।
ये जो रिलेटेड है किससे है देखिए एक बार, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि संविदाओं का विनिर्देश पालन से रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 यहाँ पर बात की गई है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि लिखतों की परिशुद्धि से रिलेटेड। इसमें केवल एक ही सेक्शन है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये सिविल जज का सब्जेक्ट है एमपी के लिए, तो इसमें एमपी सीजे और एडीजे ये दोनों में ही पूछा जाता है। तो ये जो सेक्शन है थोड़ा सा वीआईपीएस को करके रखेगा, सीधा सीधा से क्वेश्चन इसमें से अराइज होता है। नेक्स्ट जरा ध्यान दिए, जो लोग सिविल जज का एग्जामिनेशन इस वर्ष देने जा रहे हैं, साल देने जा रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा एक बार नजर डालिए, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। चैप्टर 4 पर एक नजर डालते हैं। रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यानी संविदाओं का जो विखंडन है वो यहाँ पर डिफाइन किया है। चैप्टर जो 4 आप देख रहे हैं, सेक्शन 27 से लेकर के ये 30 तक, और फिर इसके बाद में चैप्टर जो 5 रिलेटेड है यहाँ पर वो कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि लिखतों के रद्दीकरण से रिलेटेड। ये सेक्शन 31 से लेकर के 35 तक डिफाइन किया गया। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर चैप्टर 6, यहाँ पर केवल इसमें 2 ही सेक्शन है। यहाँ पर देखिए नजर डालिए, डिक्लेरेटरी डिक्रीज के बारे में सेक्शन 34 और 35 से रिलेटेड, और यहाँ पर केवल 2 सेक्शन दिए गए हैं। और चैप्टर 7 पर एक नजर डालते हैं, इसमें भी केवल 2 ही सेक्शन दिए गए, 36 और 37। फिर चैप्टर 8 पर एक बार नजर डालिए, यहाँ पर बात की गई है सेक्शन 38 से लेकर के 44। तो ये आपको क्या करना है, जो लोग कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनको आपको एक पेज पर इस टाइप की कॉलम बना लीजिए आप। वहां पर फर्स्ट कितने पार्ट में डिवाइड है, तो सबसे पहले इनके पार्ट लिख लीजिए। तो पार्ट 2 केवल 3 है, और इसके बाद एक सीरियल नंबर लिखिए, और यहाँ पर चैप्टर लिख लीजिए एक बार, और इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे सेक्शन कहां से लेकर के कहां तक दिए गए उनकी बात करेंगे सेक्शन। तो नजर डाल दीजिए, जैसे चैप्टर 1 तो ये किससे रिलेटेड है, यहाँ पर चैप्टर 1 हो गया आपका, और रिलेटेड किससे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जैसे रिलेटेड की बात की गई है, ये संपत्ति के कब्जे का प्रत्युत्तरण से रिलेटेड है, रिकवरिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर ये आप लिख लीजिए, और इसके बाद में यहाँ सेक्शन कितने से कितने तक है, 5 to 8। तो यहाँ पर 5 to 8 आगे नेक्स्ट सेक्शन के सामने आप लिख करके ये, और इस टाइप से आप एक चार्ट बना लीजिए जिससे आप शॉर्ट में इसको रिवाइज कर सकें। चलिए गाइस, हम इसे डिटेल में स्टार्ट करते हैं। एक बार नजर डालिए, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए, वॉइस क्लियर है कि नहीं। आगे कंटिन्यू करें हम लोग। ओके, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक्ट नंबर कितना है एक बार बोल के बता दीजिए, 47। और जी 30 दिसंबर 1963 को इसे प्रेसिडेंट की परमिशन मिली, और ये जो इनेक्ट हुआ वो 1 मार्च 1964 को। अब इसके बाद में जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर बात की गई शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट, कब ये लागू हुआ और इसका नाम क्या है। सबसे पहले देखिए एक बार, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत पर ये लागू हो गया। और इससे पहले ये इसमें लिखा जाता था जम्मू कश्मीर के सिवाय, एक्सेप्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, उस वर्ड को रिपील कर दिया गया। ये 2019 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग। एक बार नजर डालिएगा यहाँ पर, एक मिनट कौन आया, चलिए देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ, द वर्ड एक्सेप्ट द स्टेट एंड जम्मू कश्मीर ओमिटेड बाय द जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्निशन एक्ट 2019। इसका जो सेक्शन 95 है, शेड्यूल जो 5 इसमें टेबल लगाई गई, टेबल नंबर 1, इसका सीरियल नंबर है वहां पर 100।
यहाँ इसके अकॉर्डिंग इसे रिपील कर दिया गया। अब ये पूरे संपूर्ण भारत पर लागू होगा, यानी कि होल ऑफ इंडिया पर ये एप्लीकेबल होगा। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेक्शन फर्स्ट का जो सबको सेकेंड आप पढ़ रहे थे, थर्ड में देखिए, इट शैल कम इनटू एनफोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट। जो कि ऑफिशियल गजट में डेट फिक्स हो, वो डेट कौन सी है यहाँ पर, 1 मार्च 1964। ये देखिए जैसे यहाँ पे लिखा होगा कम इनटू फोर्स ऑन 1 मार्च 1964। इस डेट से ये एप्लीकेबल हो गया, इस डेट को ये गजट में पास हुआ और इसका नोटिफिकेशन है। चलिए जरा ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 पर, एक बार नजर डालिए डेफिनेशंस पर। In this act, unless the context otherwise require, a obligation, obligation में क्या क्या includes every duty enforceable by law, लॉ के द्वारा जो भी इन्फोर्सेबल की जा सकती है कोई भी ड्यूटी, उसको यहाँ पर बात की गई कि ये ऑब्लिगेशन है। कौन सा सेक्शन आप पढ़ रहे हैं, सेक्शन 2A। एक बार बोल के बता दीजिए कौन सा सेक्शन है ये, सेक्शन 2A। हाँ, अब सेक्शन 2B में यहाँ पर क्या बात की गई है, सेटलमेंट की। अब सेटलमेंट क्या होता है, देखिए जरा ध्यान दीजिए, मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट अदर देन अ बिल और कोडिसल एज डिफाइंड बाय द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। किस किस को, मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट, और किस चीज को, अदर देन अ बिल, बिल को छोड़ देंगे, कोडिसल को छोड़ देंगे, एज डिफाइंड बाय द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, वेयर बाय द डेस्टिनेशन और devolution of successive interest, movable or immovable property is disposed of or is agreed to be disposed of। तो यहाँ पर ये जो सेटलमेंट का मैटर है कौन किस चीजों को छोड़ करके, अदर देन बिल और कोडिसाइल, इन दोनों चीजों को छोड़ करके बाकी यहाँ पर ये बन जाएंगे इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होंगे। देखिए, वेयर बाय द डेस्टिनेशन और devolution of successive interest, movable or immovable property is disposed of or is agreed to be disposed of। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जो हिंदी मीडियम के वो भी थोड़ा सा एक बार नजर डाल दीजिए, एक मिनट टाइम करेगा प्लीज। हाँ, सेक्शन फर्स्ट पर एक बार नजर डालते हैं। संक्षिप्त नाम और विस्तार, निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। 2019 में जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम था उसके अकॉर्डिंग इसको रिपील करके यहाँ एक वर्ड था जिसको ओमिटेड किया गया और यह अब संपूर्ण भारत पर लागू होगा। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा थर्ड पर, यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो वो डेट कौन सी है, 1 मार्च। ये डेट, इस डेट को ये एप्लीकेबल हो गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन पर एक बार नजर डालिए। सेक्शन 2 आप यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सेक्शन 2A में यहाँ पर बात की गई है, 2A या 2 का भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत विधि द्वारा परिवर्तनीय प्रत्येक कर्तव्य की बात की गई है। हाँ में बात की गई व्यवस्थापन क्या है, सेटलमेंट स्टॉक से अभिप्रेत है कोई भी लिखित, जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 का जो 39 है द्वारा यथा प्रवासित किसी इच्छा पत्र, बिल या क्रोध से भिन्न हो। मतलब इन दोनों को छोड़ दीजिए, किसको, बिल को और क्रोध पत्र को। फिर आगे यहाँ पर बात करेंगे, जिसके द्वारा जंगम में स्थावर संपत्ति के क्रमवर्ती हितों का गंतव्य अथवा नियागमन या व्ययन किया जाता है अथवा व्ययन किया जाना तय किया जाता है। तो ये यहाँ पर व्यवस्थापन की डेफिनेशन में आएंगे, जिसमें कौन कौन सी चीजें, इच्छा पत्र और क्रोध नहीं आते हैं। जो लोग सीजे का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अगर यहाँ पर आता है कि व्यवस्थापन में कौन कौन सी चीजें शामिल नहीं है, तो आपको लिखना है यहाँ पर इच्छा पत्र और क्रोध पत्र। ये दोनों आपको वहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑप्शन में मिलेंगे, इनको आपको ध्यान रखना, ये दोनों इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई न्यास की। देखिए, बिल का मतलब होता है जिससे कोई वसीयत बनाता है या कोई प्रॉपर्टी ऐसे जो ट्रांसफर करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए। हाँ, क्रोध पत्र जो वो होता है वो उसी के लिए तो बात कर रहे। देखिए, जो जैसे ये तो हो गया जिसने वसीयत बनाई। क्रोध पत्र का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, कोई भी रिटन ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बनाया गया है वो, और जो इसकी जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई उत्तराधिकार 25 में।
बिल के जैसा ही कोई भी ट्रांसफर ऐसा किया जाए उसके लिए। गांव में जब ध्यान दीजिएगा, न्यास के लिए बात की गई। न्यास क्या होता है? न्यास का वही अर्थ है जो भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 3 में डिफाइन किया गया है और इसके अंतर्गत उस अधिनियम के अध्याय 9 के अर्थ के भीतर किसी न्यास की प्रकृति में कोई बाध्यता भी है। तो न्यास का मतलब यहाँ पर ट्रस्ट से लिया गया है, जो ऐसे स्वशासित जो समूह होते हैं जिनको आप लोग ट्रस्ट बोलते हैं, और जिसकी डेफिनेशन इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में डिफाइन किया गया है। और यह पढ़ रहे हैं सेक्शन 2C। अब देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हैज द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 and includes an obligation in the nature of a trust within the meaning of chapter 9 of the act। तो यहाँ पर देखिए ये जो चैप्टर 9 में यहाँ पर जो डिफाइन किया गया ट्रस्ट का मतलब एक्चुअली में क्या होता है, जब नजर डालेगा एक बार देखिए, जितने भी जो फाउंडेशन टाइप के जो संगठन बनाए जाते हैं जो वेलफेयर के लिए स्टार्ट करते हैं, उनको जनरली हम लोग बोल देते हैं कि ये इन्होंने क्या किया है, एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया है जो वेलफेयर से रिलेटेड वर्कआउट करेंगे, जिसमें मंदिर वगैरह इस टाइप के जो भी बनाते हैं तो हर एक का अपना अपना अलग अलग बना देते। जैसे मुस्लिम्स में अगर आप जाएंगे तो वहां पर वक्फ बोर्ड बनाते हैं, हिंदू लोग इसमें ट्रस्ट बना देते हैं, तो ट्रस्ट के अकॉर्डिंग उसे रजिस्टर्ड करके उसे कंटिन्यू कर लेते हैं, तो जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए वर्कआउट करते हैं। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, ट्रस्टी कौन होगा? सेक्शन 2D में आप ट्रस्टी के बारे में डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। ट्रस्टी का मतलब ये होता है इंक्लूड्स एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट। जो व्यक्ति ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है वो यहाँ पर ट्रस्टी माना जाता है। सेक्शन 2E में जरा ध्यान दीजिएगा, ऑल अदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज हियर एंड बट नॉट डिफाइंड। यहाँ पर जितने भी वर्ड यूज किए जा रहे हैं जो इस एक्ट में डिफाइन ना हो, एंड डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और वो कहाँ डिफाइन हो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो उनका वही मतलब होगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, इसमें इस एक्ट में जहां पर भी वर्ड यूज किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, हैव द मीनिंग रेस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन दैट एक्ट। तो कहा गया कि जो जितने भी वर्ड हैं वो सभी वर्ड इस एक्ट में जो यूज किए गए, जिनकी डेफिनेशन नहीं दी गई है, वो सब कैसे माने जाएंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किए गए। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग इतना क्लियर हो रहा है क्या? किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन 3 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर हम लोग सेविंग्स की बात कर रहे हैं। Except as otherwise provided, herein nothing in this act shall be deemed aiming to deprive any person of any right to relief other than specific performance which he may have under any contract। सेकंड में यहाँ पर बात की गई है to affect the operation of the Indian Registration Act 1908 on documents। जो हिंदी मीडियम तो वो भी एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, तो इसको क्लियर करते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, एथिसमेंट अथवा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि किसी व्यक्ति को विनिर्दिष्ट पालन से भिन्न अनुतोष के किसी अधिकार से वंचित करती है जो उसे संविदा के अधीन है। ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को जो स्पेसिफिक रिलीफ से भिन्न किसी भी व्यक्ति को अगर उसे वंचित करती है और जो कि संविदा से अधीन है, तो ऐसा नहीं समझा जाएगा, ना ही ऐसा माना जाएगा। हाँ में जरा ध्यान दीजिएगा, दस्तावेजों पर भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के परिवर्तन को प्रभावित करती है। ऐसी कोई भी यहाँ पर बात नहीं मानी जाएगी कि ये रजिस्ट्रेशन जो भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम है 1908 इसके परिवर्तन को प्रभावित नहीं करेगी। जैसे वो है वो वैसे ही लागू रहेंगे। सेक्शन 4 पर एक नजर डाली, ये बहुत ही वीआईपी सेक्शन है और कई बार सीधे सीधे एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है। इसकी जो हेडिंग है, ये हेडिंग यहाँ से पूछी जाएगी सीधे सीधे। देखिए जरा ध्यान दीजिए, कहा गया विनिर्दिष्ट अनुतोष केवल सिविल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए दिया जाना और दंडिक विधियों को परिवर्तित कराने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर
जो इंग्लिश मीडियम के वो भी नजर डालेगा। स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर इन्फोर्सिंग पीनल कोड, पीनल लॉज। यहाँ पर ये पीनल लॉज के लिए नहीं है, केवल यहाँ सिविल राइट्स के जो, और वो भी कौन से हो, इंडिविजुअल सिविल राइट्स होने चाहिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कहा देखिए, स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर द mere purpose of enforcing a penal law। विनिर्देश संतोष केवल व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को परिवर्तित कराने के प्रयोजन के लिए दिया जा सकता है और किसी दांडिक विधि को परिवर्तित कराने मात्र के प्रयोजन के लिए नहीं। अगर किसी के सिविल राइट्स हो और वो भी कैसे हो, इंडिविजुअल हो, तो केवल उसी को परिवर्तित कराने से रिलेटेड इसमें रिलीफ मिल सकता है और किसी दूसरे के लिए नहीं दिया जा सकता। यानी कि दांडिक विधि के द्वारा इसमें जितने भी प्रोविजंस हैं उनको एप्लीकेबल नहीं कराया जा सकता, केवल ये सिविल राइट्स के लिए ही एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे देखिए, जो सोसाइटीज वगैरह हैं या कोई ट्रस्ट हैं और या फिर कोई भी ऐसे स्वसहायता समूह वगैरह होते हैं जिनके अगर राइट्स का कोई भी वायलेशन होता है तो उन लोगों को इसके अकॉर्डिंग रिलीफ नहीं दिया जा सकता। पर्टिकुलर जैसे कोई एक व्यक्ति है और उसको अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उसके किसी सिविल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए इसके अकॉर्डिंग रिलीफ दिया जा सकता है और पेनल के लिए नहीं मिलेगा यहाँ पर। जैसे अगर किसी ने कोई ऑफेंस वैसा किया हुआ है, बॉडली इंजरी या कोई भी इस टाइप के, तो उसके लिए आपको आईपीसी के अकॉर्डिंग ही जाना होगा, ना कि ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अकॉर्डिंग। चलिए ये चैप्टर फर्स्ट पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर ये आप पार्ट 2 पढ़ रहे हैं जो कि स्पेसिफिक रिलीफ से रिलेटेड है। यहाँ चैप्टर फर्स्ट पर एक बार नजर डालिए। संपत्ति के कब्जे का प्रत्युत्तरण के संबंध में ये बात कर रहे हैं और जो इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। चैप्टर आप फर्स्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर, रिकवरिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि पार्ट सेकेंड में, और ये कहां से कहां तक दिया गया है, 5 to 8। कौन से सेक्शन से? हाँ, 5 से लेकर के 8 तक ये डिफाइन किया गया। सेक्शन 5 पर एक बार नजर डालिए। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। कहा गया, अ पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। जो कैसे प्रोसीजर, कौन सी प्रोसेस अपनाएंगे? प्रोसेस के लिए बात की गई है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो सीपीसी है इसकी प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर उसे प्रोवाइड किया जा सकता है, उसकी ही प्रोसेस यहाँ पे अपनाई जाएगी। जो हिंदी मीडियम के वो भी एक बार नजर डालिए। विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रत्युत्तरण, मतलब जो संपत्ति है उसको जो कब्जा रिटर्न कराना है वो कैसे कराएंगे? तो देखिए जरा ध्यान दीजिए क्या कहा गया। विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का जो हकदार कोई व्यक्ति है, जो व्यक्ति हकदार है, उसे कैसे विधिक प्रक्रिया संहिता 1908 यानी कि जो सीटीसी में प्रोसेस दी गई है उसके द्वारा उपबंधित रीति में उसे प्रत्युत्तर कर सकेगा। तो यहाँ पर जो रिकवरी होगी वो किसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होगी? जो सीपीसी में सीटीसी में जो प्रोसेस दी गई है उसके अकॉर्डिंग ये किया जा सकता है। सेक्शन 6 पर एक बार नजर डालिए। देखिए ये सेक्शन 6 थोड़ा सा वीआईपी है और इससे कई बार सीधे सीधे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा बाद, कोई व्यक्ति जो स्थावर संपत्ति से अगर उसे बेकब्जा कर दिया गया तो केस कहां पर कैसे रजिस्टर्ड हो सकता है, किनके अगेंस्ट में हो सकता है? जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। सेक्शन 6 क्लोज फर्स्ट में आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, यदि कोई व्यक्ति उसकी सम्मति के संपत्ति स्थावर संपत्ति से विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया गया तो वह अथवा ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा है अथवा उसके माध्यम से दावा कर रहा कोई व्यक्ति बाद द्वारा उसका कब्जा प्रत्युत्तरित कर सकेगा किसी अन्य हक के होते हुए भी जो ऐसे बाद में स्थापित किया जा सके। तो यहाँ पे देखिए जरा ध्यान दीजिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ से पढ़िए, कोई स्थावर संपत्ति है उससे किसी को अगर बेकब्जा कर दिया गया तो उसके द्वारा बाद की केस कहाँ रजिस्टर्ड होगा? सब क्लोज आप फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, सेक्शन 6 सब क्लोज फर्स्ट।
आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति उसकी सम्मति के बिना, जिसकी इच्छा नहीं है, उसकी सहमति नहीं है, और उसे स्थावर संपत्ति से, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उससे विधि के सम्यक अनुक्रम से, विधि का सम्यक अनुक्रम क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं कि अगर प्रॉपर लॉ में जो प्रोसेस दी गई, विधि में जो प्रोसेस दी गई, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति को हटाया गया तो कोई बात नहीं। अगर उसे नहीं हटाया गया है और वैसे ही किसी ने अन्यथा कब्जा कर लिया है, यहाँ पर कहा गया, देखिए अन्यथा भी कब्जा कर दिया गया है, तो वह अथवा उसके माध्यम से दावा कर रहा कोई व्यक्ति वाद द्वारा, यानी कि केस लगा करके उसका कब्जा प्रतिरोधित करा सकेगा, यानी कि कब्जे की रिकवरी करा सकेगा, और किसी अन्य हक के होते हुए भी जो ऐसे बाद में स्थापित किया जा सके। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, एक लाइन जो हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ी हुई है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा है, इसका मतलब क्या है एक्चुअली में, देखिए जरा समझिए। पहले कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति है और उसका मान लीजिए ये एक प्लॉट है, और इस प्लॉट पर किसी व्यक्ति, मान लीजिए जेड नाम के व्यक्ति का अगर कब्जा है यहाँ पर, और ये रह रहा है, अब इसे कोई व्यक्ति है कि नहीं, यहाँ से आप हटिए, यहाँ पर अब मैं रहूंगा, अगर ऐसा कोई कर देता है तो फिर क्या होगा, ये विधि की सम्यक अनुक्रम नहीं हुआ, उसे जबरदस्ती यहाँ से हटाया गया, मतलब यहाँ पर उसे अन्यथा भी कब्जा कर दिया गया। ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि इसको यहाँ से अन्यथा भी कब्जा कर दिया गया। तो अब इसके लिए क्या हो सकता है, इसके लिए कहा गया कि वो कोर्ट में जाए, यहाँ पर वाद द्वारा उसका कब्जा प्रतिरोध करा सकेगा। अब कहा गया कि उसके कब्जे की बात कैसे की जाए, कि क्या जेड का यहाँ पर कब्जा था, ये बात कैसे साबित हो सकती है। तो इसके लिए कहा गया कि या तो जो जेड व्यक्ति खुद ही रहता हो, या फिर इसके माध्यम से कोई भी अन्य व्यक्ति यहाँ पर रह रहा हो जेड के बिहाफ पर। जैसे कोई मान लीजिए यहाँ एन नाम का व्यक्ति रहता है, पर वो जेड ने ही उसे यहाँ रहने की परमिशन दी हो, या जेड के किसी फैमिली का कोई सदस्य हो, तो ऐसा माना जाता है कि ये जेड के कब्जे में ही है, या जेड के कोई भी सेवक वगैरह भी अगर यहाँ रह रहे हैं इनकी प्रॉपर्टी पे, तो ये माना जाता है कि जेड का कब्जा है। अब अगर कोई भी व्यक्ति अगर जेड को यहाँ से हटा देता है, तो यहाँ पर कैसे किया, कब, विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा। अगर विधि के अनुसार मान लीजिए जेड का ये कब्जा है, मान लीजिए ये बात आती है कि ये जमीन सरकारी या गवर्नमेंट की है, तो इसे कोई व्यक्ति अगर यहाँ से हटाता है, कैसे, कोर्ट में केस लगा करके, कोर्ट अगर ये ऑर्डर कर देता है, हाँ भाई ये जमीन जो है ना सरकारी, आपको खाली करना, तो ये क्या हुआ, विधि के सम्यक अनुक्रम से इसे खाली कराएगा, तो इसे अब कब्जा नहीं दिलाया जा सकता। लेकिन अगर इसका कब्जा है यहाँ पर जेड के नाम के व्यक्ति का, और कोई अन्य व्यक्ति अगर इसे ऐसे ही जबरदस्ती खाली करवाता है, तो यहाँ पर कहा गया कि इसे विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया गया है। ये पूरी लाइन आप जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इस लाइन का मतलब ये है। और प्रॉपर्टी कौन सी है, ये स्थावर, जैसे कि ये इमोवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। अब इसको कैसे हटाया जा रहा है, इसकी बिना कंसेंट के, बिना सहमति के। तो ये पॉइंट्स थे इसके। अब चलिए जरा ध्यान दीजिए, इंग्लिश मीडियम के वो भी एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 6 और सब क्लोज फर्स्ट, सेक्शन 6 और सब क्लोज फर्स्ट। यहाँ पर देखिए जरा ध्यान दीजिए, suit by person dispose of immovable property। तो सेक्शन 6 में भी ये कहा गया कि suit by person dispose of immovable property, disposes of immovable property। तो एक बार रिपीट करो, ध्यान दीजिएगा, suit by person disposes of immovable property, और इसका सब क्लोज यहाँ पर फर्स्ट आप पढ़ेंगे तो देखिए, if any person is dispossessed without his consent। कैसे उसको डिस्पोजिशन में किया गया, विदाउट उसके कंसेंट के। फिर जरा नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, और किससे किया गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी से। फिर बात की गई अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। कैसे, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के अदर देन उसको किया गया, जैसे जबरदस्ती उसको भी कब्जा किया जाए, तो ही और एनी पर्सन, ये तो वह या कोई भी अन्य व्यक्ति, थ्रू whom he has been in possession or any person claiming through him may by suit recover possession thereof notwithstanding any other title that may be set up in such suit। तो कैसे उसको रिकवर करा सकता है, रिकवर पोजीशन thereof by suit। तो केस लगा करके उसको रिकवर कराया जा सकता है, तो उसके द्वारा सेल्फ या किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो उसके बिहाफ पर ऐसा केस रजिस्टर्ड करवाए। सर्कुलर 2 पर एक बार नजर डालिए, अब कहां पर केस रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता है, तो एक बार देखेंगे यहाँ पर सर्कुलर 2 पर आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 2 और सब क्लोज 2। एक बार बता दीजिए कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप लोग, सेक्शन 2 में सेक्शन 6 सब क्लोज 2। हाँ, किसी को क्लियर ना हो तो बता दीजिएगा, जिनको समझ में नहीं आया हो।
चलिए नजर डालेगा यहाँ पर। नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी व्हाट? ए, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन। जिस डेट से डिस्पोजिशन किया गया है उससे कितने दिन के बाद में लगाया जा सकता है? 6 months। दूसरा, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लगाया जा सकता। अगर गवर्नमेंट ने उसे कब्जा किया है और जब प्रॉपर्टी कैसी हो तो फिर यहाँ पर दो लोगों के बीच में, देखिए यहाँ पर दो लोग सीजे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उसमें एग्जामिनेशन आया जो भी एडीजे की प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए क्या होगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये टाइम पीरियड है फर्स्ट और सेकंड टाइम पीरियड है यहाँ पर अगेंस्ट गवर्नमेंट। और कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप? सेक्शन 6 सब क्लोज टू ऑफ स्पेसिफिक क्रिएटर। इसमें कहा गया कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस रजिस्टर नहीं किया जा सकता और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन। तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर नजर डालिएगा एक बार, नो अपील शैल राइज फ्रॉम एनी order or decree passed in any suit instituted under this section, nor shall any review or any such order or decree be allowed। तो देखिए यहाँ कहा गया कि ना तो कोई अपील की जाएगी, कौन सी जो सेक्शन के साथ में वो पास किया गया हो, क्या डिक्री पास की गई हो, या इन एनी सूट इंस्टीट्यूट अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंडर में जो भी सूट रजिस्टर्ड किए गए तो ना तो उनकी कोई रिव्यू होगी और ना ही उसका कोई अपील होगी। नेक्स्ट देखिए 4th नंबर में, 4th में कौन सा सेक्शन पढ़ना है? सेक्शन 6 सब क्लोज 4। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल warn any person from suing the establish his title to such property and to recover possession thereof। देखिए कहा गया नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी बार्ड, किसी भी व्यक्ति को बार्ड नहीं किया जा रहा है केस लाने से एस्टेब्लिश हिज टाइटल, जो कि उसके टाइटल से रिलेटेड हो, और सच प्रॉपर्टी एंड रिकवर पोजीशन देयरऑफ, और जो उसके टाइटल और जो पोजीशन की बात कर रहे हैं उससे उसे यहाँ पर डिवाइड नहीं किया जा रहा है कि वो यहाँ पर केस रजिस्टर्ड ना करें। एक सेकंड, कौन है? चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी मीडियम के वो भी एक बार नजर डाल लीजिए इसका, या प्लीज। वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ मैम, सेक्शन फर्स्ट से अभी स्टार्ट हुआ, सेक्शन 6 तक हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और इसको हमने दोबारा से लिए, फिर हम रिवाइज भी करेंगे। आप कोई सुनिए, ये दो 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और बाकी का डिस्कशन हम लोग क्लास के बाद कर लेते हैं। जी एक्चुअली इसमें टोटल जो सेक्शन है वो 44 है। इसमें 44 का जो है वो रिपील हो गया। सेक्शन 43 जो रिलेटेड है वो अमेंडमेंट ऑफ एक्ट 1940 से रिलेटेड है, पढ़ना है। जो रिपील हो गया है वो तो ऑलरेडी रिपील ही है। तो मैम आपसे एक निवेदन, एक काम करें, हम लोग क्लास के बाद इसके बारे में डिस्कस करें, क्लास को कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर और, है ना। क्लास के बाद इसमें हम लोग क्या डिस्कस करना है, क्या हम लोग की आगे मेन प्लानिंग रहेगी, ये हम क्लास के बाद डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा पढ़ लें क्योंकि समय हमारे पास कम रहेगा, थोड़ा सा प्लीज, है ना। चलिए एक बार नजर डालिएगा सभी लोग सेक्शन 6 पर। देखिए स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा बाद, अगर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है स्थावर संपत्ति से बेकब्जा कर दिया जाता है तो वो कहाँ पर केस यहाँ पर रजिस्टर कर सकता है। तो सब क्लोज यहाँ पर फर्स्ट पर एक बार नजर डालिए, सेक्शन 6 सब क्लोज फर्स्ट। देखिए यदि कोई व्यक्ति उसकी सम्मति के बिना, कैसे उसकी सम्मति के बिना और स्थावर संपत्ति से विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया गया है, ये जस्ट हम लोग अभी पढ़ भी चुके हैं। किन किन चीजों में कि प्रॉपर्टी कौन सी है, यहाँ पर स्थावर संपत्ति की बात की गई, और ड्यू प्रोसेस लॉ के अगेंस्ट में अगर किसी व्यक्ति को उसका डिस्पोजिशन किया जाता है तो इस कंडीशन में वो क्या कर सकता है, बाद द्वारा उसका कब्जा प्रतिनिधित्व कर सकेगा और किसी अन्य के होते हुए भी जो ऐसे बाद में स्थापित किया जा सके। तो यहाँ पर ये सेक्शन कौन सा पढ़ रहा था, सेक्शन 6 सब क्लोज फर्स्ट। सेकेंड पर जरा नजर डालिए, सेक्शन 6 सब क्लोज 2 पर।
इस धारा के अधीन कोई बात। नंबर का बेकब्जा किए जाने की दिनांक से कितने समय के बीच, 6 माह के अवसान के पश्चात, या फिर का शासन के विरुद्ध नहीं लाया जाएगा। ये दोनों में ये आप देख रहे हैं सेक्शन 2 का सब क्लोज ए में जो लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ये सीधे सीधे जुडिशरी एग्जाम्स में यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ये कौन सा सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन 6 सब क्लोज 2। 3 में यहाँ पर बात की गई है, एक बार नजर डालिए। इस धारा के अधीन संस्थित किसी बाद में पारित किसी आदेश या डिक्री से कोई अपील नहीं होगी। क्या क्या नहीं होगा, इस धारा के अधीन संस्थित किसी बाद में सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग कोई भी केस अगर रजिस्टर्ड किया गया है तो उसमें पारित किसी आदेश, कोई आदेश दिया गया है, कोई डिक्री की गई है, तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, ना ही ऐसे किसी आदेश या डिक्री का कोई पुनर्वलोकन मंजूर किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जरा ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्या बात की गई है कि अगर केस रजिस्टर्ड किया गया तो कोई आदेश हो, कोई डिक्री हो, उसकी क्या नहीं होगी, अपील नहीं होगी, और ना ही यहाँ पुनर्वलोकन की बात की गई, ये भी मंजूर नहीं किया जाएगा। अगला नेक्स्ट यहाँ ध्यान दीजिएगा, सब क्लोज नंबर 4 पर अपना सेक्शन 6 सब क्लोज नंबर 4। इस धारा की कोई बात ऐसी संपत्ति पर उसका हक स्थापित करने हेतु वाद लाने और उसका कब्जा प्रत्युत्तर करने से किसी व्यक्ति को वर्जित नहीं करेगी। मीन्स उसे बार्गेनिंग किया जाएगा। कैसे कहा गया, इस धारा की कोई भी बात ऐसी संपत्ति पर उसका हक स्थापित करने हेतु और वाद लाने का जो उसका राइट है, उसके कब्जे का प्रत्युत्तर करने के लिए, कब्जे की जो रिकवरी है उससे रिलेटेड किसी भी व्यक्ति को वर्जित नहीं करेगी। चलिए सेक्शन 7 पर एक बार नजर डाल लीजिए, ये भी थोड़ा सा वीआईपी सेक्शन है। यहाँ पर बात की गई विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति का प्रत्युत्तरण। वहां पर सेक्शन 6 में हमने क्या पढ़ा हुआ था, जो स्थावर संपत्ति होती है मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई, तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केवल यहाँ पर 2 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए जरा, विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति के कब्जे का हकदार कोई व्यक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा उपबंधित रीति में उसका प्रत्युत्तरण कर सकेगा। प्रोसेस कौन सी अपनाएंगे, सीपीसी के अकॉर्डिंग। और ये आप एक बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 में भी बात की गई है कि अगर कब्जे का प्रत्युत्तरण कराना हो, रिकवरी कराना, तो प्रोसेस कौन सी फॉलो करेंगे, सीपीसी की। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बात की गई है स्पष्टीकरण फर्स्ट की, कोई न्यासी इस धारा के अधीन जंगम संपत्ति के कब्जे के लिए वाद ला सकेगा। किसके लिए ला सकेगा, जंगम संपत्ति के लिए, और जिसके फायदाप्रद हित का वह व्यक्ति हकदार हो और जिसके लिए वह न्यासी है। न्यासी का मतलब समझ गए, जो न्यास में उसे प्रॉपर्टी दी गई है, अगर उस प्रॉपर्टी हाँ, और उसके लिए यहाँ पर जंगम संपत्ति से रिलेटेड कोई है तो यहाँ पर वो वाद ला सकता है। स्पष्टीकरण में यहाँ पर बात की गई है, जंगम संपत्ति के वर्तमान कब्जे का कोई विशेष या अस्थायी अधिकार इस धारा के अधीन किसी बात का समर्थन करने हेतु पर्याप्त है। चलिए जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सेक्शन 7। यहाँ बात की गई है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। A person entitled to the possession of specific movable property may recover it in the manner provided by the Code of Civil Procedure 1908। किसके प्रोसेस अपनाएंगे यहाँ पर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। कैसे की जा सकती है रिकवर, जो इसमें प्रोसेस दी गई इसी की प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसे रिकवर कराया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट पर एक बार नजर डालिए, यहाँ पर कहा गया a trustee may sue under this section for the possession of movable property। जो ट्रस्टी है वो क्या कर सकता है, केस यहाँ पर वाद ला सकता है। इसके लिए इस सेक्शन से रिलेटेड पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके पोजीशन से ली। फिर कहा गया टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन विच द पर्सन फॉर whom he is trustee is entitled। जिसके बेनिफिशियल के लिए जो ट्रस्टी इंटाइटल है उन सभी के लिए यहाँ पर वो केस ला सकता है। और प्रॉपर्टी कौन सी होगी, मूवेबल प्रॉपर्टीज के पोजीशन से रिलेटेड। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पर एक बार नजर डालिए, यहाँ पर बात की गई है a special or temporary right to the present possession of
movable property is sufficient to support a suit under this section. देखिए कहा गया a special or temporary right to the present position of movable property. फिर बात की is sufficient to support a suit under this section. Present position किसका है, इसके बारे में ये क्या होगा, sufficient to support a suit. सूट को जो सपोर्ट करने के लिए है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, बस इतना काफी है कि पोजीशन किसके लिए था, चाहे भले ही वो स्पेशल हो या टेम्परेरी राइट्स हो, कोई से भी हो, तो मैटर करता है कि पोजीशन किसका था, ये इसमें सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया। तो देखिए क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे से यहाँ सेक्शन से क्वेश्चन किया जा सकता है। अगर आप सीजे, सिविल जज या फिर एडीपीओ इसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड सीधे सीधे यहाँ से सेक्शन से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। ये देखिए कई बार यहाँ पे कोड किया गया है, कहाँ पर ये पूछा गया है। एमपी एडीजे 2008, छत्तीसगढ़ 2015 सीजे में और एमपी सीजे 2015 में लगातार क्वेश्चन ये सेक्शन 7 से अराइज किया गया और 2018 में भी एमपी एडीजे से इसका क्वेश्चन यहाँ पे अराइज किया हुआ। तो एक बार आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 5, 6, 7 बहुत ही वीआईपी सेक्शन है, इनमें से किसी भी एग्जाम में 100% एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलो सेक्शन 8 पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं। इतना क्लियर हुआ क्या गाइस सभी को? देखिए ट्रस्ट एक्ट एक बना हुआ है, उससे कोई भी ऐसा जो समूह बनाया जाए, जो ग्रुप बनाया जाता है, जितने भी जो टेम्पल्स वगैरह आप देखते हैं, मंदिरों में जो भंडारे वगैरह ये सब चलते हैं, वहां पर ये कौन चलाता है, ये सब वही जो ट्रस्ट के लोग होते हैं। हाँ, और इसमें आप क्या जानना चाहें? हाँ, नहीं, ट्रस्ट पर्सन नहीं होता, ट्रस्ट को हम एक विधिक व्यक्ति को मान लेते हैं। अगर इसे ये माना जाए कि क्या ये विधिक व्यक्ति है, तो बिल्कुल इसे एक विधिक व्यक्ति की डेफिनेशन में आ जाता है कि हाँ ये एक व्यक्ति की डेफिनेशन है। लेकिन जो ट्रस्टी है वो ट्रस्टी उस पर ओनर की तरह वर्कआउट करता है, मतलब देखिए वो जनता की संपत्ति है, तो ट्रस्टी क्या करता है, उस पर उसका संरक्षा उसकी करता है, मतलब उसका देख रेख करने का काम और दूसरा उसको प्रोटेक्ट करने का काम है, वो ट्रस्टी का होता है। तो एक व्यक्ति उसमें जो भी अध्यक्ष बनाया जाए और उपाध्यक्ष बनाया जाए, इस टाइप के बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पर उसको होल्ड करेंगे उसकी प्रॉपर्टी को। तो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी में सबके लिए प्रॉपर्टी है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी मानी जाती है उसको। आपको एक चीज इसमें आपको क्या क्लियर नहीं हुआ, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए ये देखिए डेफिनेशन है आपका इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, ये देखिए हाँ देखिए जो ये देखिए सबसे पहले तो बात की गई सेक्शन जो 2C आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बात की गई ट्रस्ट की। और ट्रस्टी कौन होता है, जो यहाँ पर देखिएगा ना, इंक्लूड्स एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट, जो ट्रस्ट में प्रॉपर्टी है उसकी देखरेख से रिलेटेड, तो इसको बोला जाता है कि भाई ये इस प्रॉपर्टी को देखने वाला संरक्षक है। तो यहाँ पर जो उसका गार्जियन माना जाएगा, एक बार उसको प्रॉपर्टी का जो गार्जियन रिप्रेजेंटेटिव है उसको हम लोग ट्रस्टी बोल सकते हैं। इतना क्लियर है? हाँ बताएं। नहीं, जो देखिए ट्रस्टी जो रहेगा वही कर सकता है इसमें, और दूसरी बात जो उससे रिलेटेड जो लोग हैं वो लोग उसके लिए कर सकते हैं। हाँ, आप पीआईएल अलग से डाल सकते हैं। जो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक बार सेक्शन 7 पर नजर डालिए। देखिए क्या कहा गया, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, इसकी रिकवरी से रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो आप उसको ला सकते हैं। आप अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि अलग से अगर आपको लग रहा है कि वहां कुछ प्रॉब्लम चल रही है या फिर कोई करप्शन चल रहा है, तो उसके लिए आप ना अलग से सिंपल व्यक्ति भी पीआईएल रजिस्टर्ड कर सकता है, उसके लिए कोई इश्यू नहीं। लेकिन एज ए उसके लिए कि उसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड किया जाए, तो यहाँ पर क्या कर सकता है, ट्रस्टी को ये पावर दी गई कि ट्रस्टी ऐसा कर सकते हैं। और किससे रिलेटेड बात की गई है, मूवेबल प्रॉपर्टी की। क्लियर हुआ है? ठीक है, चलो सेक्शन 8 और एक बार
थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बाकी इसको हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखिए जरा ध्यान दीजिए, लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन नॉट एज ऑनर टू डिलीवर टू पर्सन इंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजीशन। जो हिंदी मीडियम के वो भी एक बार इसको देख लीजिए सेक्शन 8 पर। देखिए यहाँ बात की गई है कि कब्जा धारण करने वाले व्यक्ति का जो स्वामी के नाते नहीं है, एक व्यक्ति है तो कब्जा धारण कर रहा और वो स्वामी नहीं है। आप कह रहे हैं अवैध कब्जे के हकदार व्यक्तियों को प्रदत्त करने का दायित्व, तो जो व्यक्ति उसके लिए लायबल है उन व्यक्ति को वो क्या करे, ट्रांसफर कर दे, प्रदत्त कर दे। तो इसका मतलब हो गया कि उसका उसकी ये लायबिलिटी है। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई व्यक्ति जिसका जंगम संपत्ति की किसी विशिष्ट वस्तु पर कब्जा या नियंत्रण है, किस पर कब्जा है, जंगम संपत्ति पर या विशिष्ट वस्तु पर, जिसका वह स्वामी नहीं है। कब्जा तो है पर वो स्वामी नहीं है उसका, तो फिर क्या कहा गया उसके आगे, उसके अवैध कब्जे के हकदार व्यक्ति को उसे प्रदत्त करने के लिए निम्नलिखित किन्हीं भी दशाओं में विनिर्दिष्टता बाध्य किया जा सकेगा। तो अगर किसी थर्ड पर्सन का जिसका वो हकदार नहीं है और उसके पास उसका कब्जा है, उसका वो पोजीशन है, तो उसे क्या किया जा सकता है, उसे बाध्य किया जा सकता है कि इन पॉइंट्स पर, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं का मतलब ए बी सी एंड डी, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उसको क्या किया जा सकता है, कंपेल किया जा सकता है कि भाई ये पोजीशन है, उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो इसके लिए लायबल है। तो एक बार थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। काम में बात की गई, जब दावाकृत कब्जा प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकर्ता या न्यासी के रूप में धारित हो। कैसे, या तो वो अभिकर्ता हो या वो न्यासी के रूप में धारित करता हो, तो फिर उसे उस व्यक्ति को लौटाना होगा जो व्यक्ति उसका मालिक है एक्चुअल में और हकदार है। दूसरा यहाँ पर बात की गई, जब धन के रूप में प्रतिकर दावाकृत वस्तु की हानि के लिए वादी को यथा योग्य अनुतोष प्रदान नहीं करता। ये लाइन थोड़ी सी वीआईपी है, ध्यान रखी गई है, इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे सी में, गा में, जब उसकी हानि द्वारा कारित वास्तविक नुकसान को अभिनिश्चित करना अत्यंत कठिन हो। कहा गया कि जब उसकी हानि का जो कारित वास्तविक नुकसान को अभिनिश्चित करना अत्यंत कठिन हो, तो उसे क्या किया जा सकता है, बाध्य किया जा सकता है, कंपेल किया जा सकता है। कहा में यहाँ पर बात की गई है, जब दावाकृत वस्तु का कब्जा वादी से दोषपूर्वक अंतरित कराया गया हो। कैसे, किसी दोष के कारण डराकर, धमकाकर या किसी भी तरीके से उसके कब्जे को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करा दिया गया, तो फिर उसे क्या किया जा सकता है, रिकवर कराने के लिए बाध्य किया जा सकेगा। जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक बार। सेक्शन 8 पर कहा गया, लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन नॉट एज ऑनर टू डिलीवर टू पर्सन इंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजीशन। क्या कहा गया, एनी पर्सन हैविंग द पोजीशन और कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज नॉट द ऑनर। वो व्यक्ति ऑनर नहीं है, लेकिन पर क्या कर रहा है, पोजीशन और कंट्रोल है उसका, इस पर पर्टिकुलर आर्टिकल जो कि कैसी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। अगली बात की गई, मे बी कंपेल स्पेसिफिकली टू डिलीवर इट टू द पर्सन इंटाइटल। जो पर्सन इंटाइटल है उसे वो डिलीवर करने के लिए क्या है, कंपेल टू इट्स इमीडिएट पोजीशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से केसेस में, नंबर ए, ध्यान दीजिएगा, व्हेन द थिंग क्लेम ही हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज द एजेंट। कैसे उसने होल्ड की हुई है, जैसे एज एन एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ। बी पॉइंट्स पर नजर डालिए, व्हेन कंपनसेशन इज मनी, व्हेन कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिक्वेट रिलीफ। जब उसे लग रहा है कि मनी क्या है, एडिक्वेट रिलीफ नहीं है फॉर द लॉस ऑफ द थिंग क्लेम, जो क्लेम की गई, तो उस कंडीशन में क्या, उस कंडीशन में जो उसे कंपेल किया जा सकेगा। सी में जरा ध्यान दीजिएगा, व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टेन द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय इट्स लॉस।
क्या किया जाए? When it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by its loss. फिर नेक्स्ट बात की गई डी में, when the possession of the thing claimed has been wrongfully transferred from the plaintiff. कैसे किया गया उसको? wrongfully अगर ट्रांसफर किया गया है तो भी उसे कंपेल किया जा सकता है कि जो व्यक्ति इंटाइटल है उस व्यक्ति को वो डिलीवर की जाए। नेक्स्ट अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, अनलेस एंड अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, जब तक कुछ अन्यथा साबित ना किया जाए, द कोर्ट शैल इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी क्लेम अंडर क्लॉज बी एंड क्लॉज सी ऑफ दिस सेक्शन प्रिज्यूम। तो यहाँ पर क्या प्रिज्यूम करेगा कोर्ट? ये पर जरा ध्यान दीजिएगा, the compensation is money would not afford the plaintiff adequate relief। तब तक यहाँ बी और सी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखा जाएगा कि जो मनी है वो क्या नहीं है, एडिक्वेट नहीं है रिलीफ के लिए, फॉर द लॉस फॉर द थिंग क्लेम और एज द केस में भी, जब तक क्या ना कर दिया जाए, अलग से साबित ना कर दिया जाए कि मनी से इसकी पूर्ति हो सकती है और इसको जरूरत इसके लिए नहीं है कि वही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा बी में, दैट इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टेन द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय इट्स लॉस। तो क्या कहा गया, देखिए, दैट इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टेन द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय इट्स लॉस, कि एक्चुअल डैमेज जो कितना हुआ था जब वह डिसाइड ना कर पाए, ना हो पाए, तो उस कंडीशन में। जो हिंदी मीडियम के वो भी एक बार थोड़ा सा नजर डालिएगा यहाँ पर, स्पष्टीकरण पर, जब तक और जहां तक तथ्य प्रतिकूल साबित ना किया जाए, न्यायालय इस धारा के खंडगा के अधीन दावाकृत जंगम संपत्ति की किसी वस्तु की बाबत उपधारणा करेगा। कौन कौन सी काम है कि धन के रूप में प्रतिकर दावाकृत वस्तु की हानि के लिए वादी को यथा योग्य अंकुश प्रदान नहीं करेगा या यथास्थिति कि उसकी हानि द्वारा कारित वास्तविक नुकसान को अनिश्चित करना अत्यंत कठिन होगा। अगर ये साबित कर दिया जाए कि यहाँ पर जो धन है उसका अनुतोष प्रदान करना पर्याप्त होगा, तो फिर ये जरूरी नहीं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया दी जाए। पर ये किसको, कोर्ट यहाँ पर क्या अवधारणा करेगा कि यहाँ पर धन जो है यानी कि जो पैसा है वो इसकी पूर्ति नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना कंपलसरी है। किसी को कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज बताइए इस रिलेटेड। हेलो, हाँ, किसी को कुछ क्वेश्चन हो जो समझ नहीं आया प्लीज बताइएगा। क्लियर है सभी को? चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय। दीप्ति मैडम और ये जो लोग डिस्कस करना चाहते हैं वो दोबारा से ऐड हो जाए, बाकी सभी लोगों से बोलूंगा कि लेफ्ट हो जाए आप।